हेलो गाइस, आई होप यू डूइंग वेल। अच्छा, हमारी सीरीज चल रही थी फोर्सेस और फोर्सेस का पहला जो टॉपिक है हमारा, हमने उसको कर लिया। आज हमने उसके पास्ट पेपर्स को डिस्कस करना है डिटेल में, ठीक है। मोरलेस मेजॉरिटी क्वेश्चंस को ख़त्म कर लेंगे, चंद एक दो जो रह जाएंगे उनको छोड़ देंगे, ठीक है। वो फिर आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ विद मई जून 2020 पेपर 2 1 क्वेश्चन नंबर 1। Calculate this total stopping distance. Figure 1.1 shows a thinking distance and the braking distance for a car being driven along a dry road and along a wet road at the same speed. There's a thinking distance, there's a braking distance. Calculate the total stopping distance for the wet road. Acha. Stopping distance already know. Last class we discussed it's the sum of thinking distance and the braking distance. So 18 plus 60, that's going to be 78 meters. Complete the sentence. Uh, the thinking distance is the distance traveled between seeing a hazard and applying brakes. ठीक हो गया जी। क्या होता है थिंकिंग डिस्टेंस? वो डिस्टेंस है जो हैजर्ड को देखने और अप्लाई ब्रेक करने से पहले ट्रेवल हो जाएगा। सजेस्ट व्हाई द थिंकिंग डिस्टेंस इज द सेम ऑन बोथ रूट्स। बट थिंकिंग डिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर, ठीक है, उसके रिफ्लेक्स टाइम और उसकी जो है टाइटनेस पे डिपेंड करता है। तो सजेस्ट करना है एज थिंकिंग टाइम विल बी सेम फॉर बोथ केस सिनेरियोज। अच्छा जी, एक्सप्लेन व्हाई द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज लार्जर व्हेन द रोड इज वेट। तो ऑलरेडी वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर कि भाई व्हेन द रोड इज वेट तो डेफिनेटली उसमें फ्रिक्शन कम होगी, तो फ्रिक्शन विल बी लेस बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। Therefore, braking distance will increase. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास जनरली। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ऐसा जिसमें कुछ भी नहीं था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा गौर से, बात देखिएगा गौर से। ओके जी, फिगर 1.1 shows a satellite traveling at a constant speed in a circular orbit around the earth. State how speed differs from velocity. तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। whereas velocity is a vector quantity. With direction. अच्छा जी, as it orbit the earth the satellite is experiencing an acceleration. Explain in terms of velocity why the satellite is accelerating. देखिए यार, याद करें काइनेमेटिक्स में वी डिस्कस्ड, इवन इन सर्कुलर मोशन में भी डिस्कस किया था कि whenever an object is moving in circles the direction of motion is changing guys. याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी व्हाई द सैटेलाइट इज एक्सेलरेटिंग एज द डायरेक्शन is changing, therefore velocity is changing. Hence acceleration takes place. मेक श्योर कि आपने लेक्चर को बहुत डिटेल में देखा हो, वरना ये कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ आएंगे। लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। As the satellite orbits the Earth, it experiences a force due to gravitational attraction. State and explain whether this force does work on the satellite and state whether the energy of the satellite is affected.
ये पार्ट सी है, मैं इस पे आता हूँ। पार्ट 2 पे ज़रा देखिएगा, ड्रॉ एन एरो फॉर स्टार्टिंग ऑन द सैटेलाइट टू शो द डायरेक्शन ऑफ द सैटेलाइट एक्सेलरेशन। बेटा सैटेलाइट हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर, मतलब हर सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होती है। मेक श्योर कि आप जो है एक्सेलरेशन का एरो हमेशा टूवर्ड्स द अर्थ बनाओ, टूवर्ड द सेंटर बनाओ, ये बहुत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होती है। वेलोसिटी मांगता तो मोशन के हिसाब से होती है, वैसे परपेंडिकुलर होती है, अगर वो इस तरफ मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मांगी भी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी समझने के लिए बता रहा हूँ। एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होती है। अच्छा, ये सवाल वर्क डन का है। ये हमारा फ़िलहाल तो अभी तक एनर्जी हमने डिस्कस नहीं किया, वैसे कोई वर्क डन नहीं होता क्योंकि वर्क डन बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, और क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा होता, तो इससे कि हमारे पास कोई वर्क डन नहीं हुआ। गर्ल of mass 35 kg on a bicycle accelerates from rest and travels down the slope in a straight line, ठीक है। The girl does not use the pedals. Figure 1.1 shows that the gradient of the slope is constant. Calculate the resultant force on the girl when she is accelerating at 2.6 meters per second. तो F is equals to ma. It's quite simple. Mass दिया हुआ है 35, acceleration उसकी 2.6 है. You just need to find the resultant force. So 35 times 2.6, you'll get the answer as 91 newtons, and that's pretty much it about the resultant force. Moving further on. अच्छा जी, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है? At first her acceleration is constant. At time 1 her acceleration starts to decrease gradually. Constant acceleration मतलब uniform acceleration, velocity time graph straight line. Acceleration starts to decrease, acceleration start to decrease. आई एम प्रीटी श्योर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग समझते हो गए आप लोग क्या होता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे काइनेमेटिक्स का लेक्चर लाजमी देख लेना, ठीक है। एंड अंटिल शी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड। आखिर में कांस्टेंट स्पीड पे भी आ रही है। स्केच द ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, T1 पे एक्सेलरेशन स्टार्ट्स टू डिक्रीज और इवेंचुअली इट केम्स टू स्ट्रेट लाइन। तो आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट, ये आपका ग्राफ कर्व बन जाएगा। स्टेट हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज फाउंड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। मूविंग ऑन, फिगर 2.1 shows a man pushing a heavy box with a force P, a frictional force F acts on the horizontal direction, ठीक है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं भाई? जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट हो डायरेक्शन में, ठीक है जी। याद रखिएगा, द टू फोर्सेस शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा जी, the frictional force in figure 2.1 does not produce any heating effect. State what must happen for the frictional force to produce heating. Remember this point. मैंने बहुत emphasize किया था when I was teaching you friction. मैंने कहा था कि फ्रिक्शन हीटिंग सिर्फ उस केस सिनेरियो में प्रोड्यूस करती है जब वो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली ओवरकमिंग फ्रिक्शन, मूव हो रहा हो। तो यहाँ पे तो इट्स बेसिकली एट रेस्ट, ठीक है, वो रुका हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी है। तो सिंस द बॉक्स इज नॉट मूविंग, it's not producing any heat. So instead what must happen for the frictional force to be producing heating? So it's very simple, the box should move. तो ये होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो। हाथ पे यूं हाथ रखने से फ्रिक्शन नहीं आएगी, हाथ रगड़ने से फ्रिक्शन आए, हीट आएगी, सॉरी। फ्रिक्शन से रुका हुआ है, ठीक है, मैं हाथ पे रखा हुआ, मैं दबा रहा नहीं जा रहा, पर अगर मैं उसको फ्रिक्शन ओवरकम करूंगा देन इट विल एक्चुअली कॉजेस us to have some heating effect, ठीक है। Apart from being stationary, describe one other possible state of motion of the box when the forces are balanced. डायनेमिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम थे भाई। स्टैटिक था रेस्ट पे, डायनेमिक था कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट में हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी एक ऐसा स्टेट होता है जब हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं दे आर बैलेंस्ड, ठीक है। मूविंग फर्दर ऑन, when P is 100 newtons and F is 85 newtons, the box accelerate. Definitely यार, एक फोर्स 100 की है, दूसरी फोर्स 85 की है,
द बॉक्स विल एक्सेलरेट, द मास ऑफ द बॉक्स इज 25 kg, मास दिया हुआ है 25 kg का, एक्सेलरेशन निकालनी। याद करें F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू ma का कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कहा था F1 फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन जो निकालनी है। ऑल्दो अगर कोई बच्चा बोलता है सर मैं तो डायरेक्टली इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं F रख लेता हूँ और मैं डायरेक्टली इन दोनों को माइनस करके रिजल्टेंट फोर्स ही प्लग इन करता हूँ, इट्स द सेम थिंग, गॉड डैम थिंग, कोई इशू की बात ही नहीं। यू जस्ट हैव टू गेट द राइट आंसर मैन। F इज इक्वल्स टू ma यूज़ करें, ये यूज़ करें, इट्स क्वाइट, F इज इक्वल्स टू ma इज जस्ट दैट रिजल्टेंट फोर्स है, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, आपने फॉरवर्ड में से बैकवर्ड माइनस करनी है, रिजल्टेंट फोर्स यूज़ करनी है। आई होप कि आपको ये बात बहुत क्लियरली समझ आ रही होगी। द एक्सेलरेशन विल बी 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। ठीक है, मूविंग फर्दर ऑन, क्वेश्चन 8 पे मूव करते हैं। Figure 1.1 shows the direction of the four forces acting on the racing car as it travels in a horizontal straight line. Draw a line from each arrow on the left, the correct description. वैसे ही समझा देता हूँ। हमेशा डाउनवर्ड वेट एक्ट करता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। वेट इज ऑल्सो कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स सी जो है वो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट्स द वेट। वेट को हमेशा बैलेंस कौन करता है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वेट को ओवरकम करेगी हमेशा। फोर्स ए विल बी द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। आगे चलाने के लिए ड्राइविंग फोर्स चाहिए, और पीछे कौन रोकेगा? फ्रिक्शन रोकेगी। फ्रिक्शन अगेंस्ट द मोशन लगती है। एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है ऑन अ ग्राउंड, ठीक है, तो उसको सामने ले जाने के लिए कौन सी फोर्स लगेगी? ड्राइविंग फोर्स लगेगी। रोक रहा कौन होगा? फ्रिक्शन रोकेगी और एयर रेजिस्टेंस भी रोकेगी। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इसको कांटेक्ट भी बोलते हैं, और नीचे क्या लग रहा है? वेट लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक फ्री बॉडी डायग्राम पे ये चार फोर्सेस आपको मालूम होना जरूरी है। मूविंग ऑन, द टेबल शोज द साइजेस ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार एट वन टाइम। The gravitational field strength G is 10 newtons. Okay, they calculate the mass of the car. मास ऑफ द कार निकाल, सॉरी यार ये मैंने क्यों निकाल दिया, मैं बोल रहा हूँ कि A 8000 है, ठीक है। अच्छा, W इज इक्वल्स टू mg होता है ना बेटा, वेट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मास निकालने, ग्रेविटी 10 लेने को कहा है, 10 ही लेते हैं, ठीक है। वेट हमारे पास 8000 है, ठीक है, तो 8000 इज द वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू मास, दैट्स प्रीटी मच 800 किलोग्राम्स, ठीक है। आजकल 9.8 न्यूटन वो है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, बट ये सवाल में 10 बोला है, तभी मैं 10 ले रहा हूँ। सवाल 2017 का है, 2023 के बाद से ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हुई है। रिजल्टेंट फोर्स, फिर वही बात है, F इक्वल्स टू ma, पर ये F रिजल्टेंट फोर्स है। बच्चे गलती करते हैं, कोई भी ले लेते हैं यार, ऐसे नहीं होता यार। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू ma, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स ma, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स ma। आगे वाली फोर्स में से पीछे वाली फोर्स को माइनस करके फिर ma से इक्वेट करना है। तो फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास फोर्स भी है, दैट इज 1000, बैकवर्ड 600 इक्वल्स ma। याद रखना इस बात को, ये नहीं करना कि भाई कुछ भी उठा के डाल दिया। समझो रिजल्टेंट फोर्स है 400 इज इक्वल्स टू मास 800 निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन मांग रहा है। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स मांग रहा है, तो कुछ करना ही नहीं था बेटा, हमने सिर्फ 1000 में से 600 माइनस करना था। यू वुड हैव गॉटन इजीली 400 न्यूटन इज द रिजल्टेंट फोर्स, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो बाकी दोनों बैलेंस्ड है। अच्छा, मूविंग फर्दर ऑन, एक्सेलरेशन ऑफ द कार मांग रहा है। एक्सेलरेशन किससे? F इज इक्वल्स टू ma लगा दो। रिजल्टेंट फोर्स ऑलरेडी निकलवा चुका है, दैट्स 400। मास आपको पता है 800 है, एक्सेलरेशन नहीं पता। 400 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन 1/2, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे आसान क्या हो सकता है? जो कॉन्सेप्ट लेक्चर में दे दिए उनको याद रखें, उनको समझें, उनको बिल्कुल दिमाग में बिठाएं, सब सवाल खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा जी, another time the car is traveling with speed u, it then accelerates for 5 seconds with an acceleration of 1.6 meter per second square and reaches the speed of 20 meters per second. Calculate the value of u. अच्छा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम था। एक्सेलरेशन भी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है, इनिशियल नहीं दी हुई, टाइम भी दिया हुआ है। इससे आसान क्या करें मेरी जान? वो कॉन्सेप्ट पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, एक्सेलरेशन का लेक्चर्स देखे होंगे,
घोल दिया, पिला दिया, याद खुद करना पड़ेगा और कोई तरीकेकार नहीं है। एक इनिशियल वेलोसिटी 12 आ रही है। मूविंग ऑन। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले वेलोसिटी और स्पीड की डिफरेंशिएशन बता दी थी, दोबारा नहीं बता रहा। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी हैज डायरेक्शन, स्पीड हैज नो डायरेक्शन. The driver passes the accelerator and the speed of the car starts to increase from 25 meters per second. From 25 meters per second, the car accelerates at 1.5 meter per second square. Calculate the resultant force as the car accelerates. F equals ma. ठीक है जी, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी थी। मास दिया हुआ है गाड़ी का, एफ लगाया, मास 800 है, एक्सेलरेशन 1.5 है। दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, 1200 न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी। दैट्स इट। एक्सप्लेन वाई द फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द कार ड्यू टू द इंजन इज ग्रेटर देन द वैल्यू इन B1। बेटा याद रखिएगा, जो फोर्स आई है, ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया है, इससे जो मेरे पास फोर्स आई है वो रिजल्टेंट फोर्स है। याद रखिए ये रिजल्टेंट फोर्स है। ये फोर्स गाड़ी ये नहीं दे रही, गाड़ी इस फोर्स से एक्सेलरेट कर रही है। मैं कह रहा हूं आपने मान लेते हैं 3 घंटे पढ़ाई की, उसके लिए आपको 1000 जूल एनर्जी लगी, तो क्या आपने खाना 1000? नहीं बेटा, आपने खाना 1000 जूल का नहीं खाया, आपने 5000 2000 जूल का खाया होगा। ज़ाय भी तो किया होगा ना, मोबाइल लगाया होगा, टक इंस्टाग्राम टक 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 टक, तो ये टाइम भी तो ज़ाय किया होगा। तो याद रखें, जब भी जो फोर्स रिजल्टेंट गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए लगती है, एक्चुअली इंजन उससे ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये जो फोर्स आई है ये रिजल्टेंट फोर्स है। इन रियलिटी देयर इज अ फोर्स दैट इज फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस, उसको ओवरकम भी तो किया होगा। तो एक्सप्लेन बिकॉज से नहीं शुरू करें इसको, ठीक है। एज देयर आर रेजिस्टिव फोर्सेस such as air resistance and friction which needs to be overcome, hence car exerts a greater force. माइंड माई हैंड राइटिंग बेटा, मैं इसलिए बोल भी रहा होता हूँ ताकि कोई सड़ी हुई राइटिंग में लिखता हूँ बेटा, थोड़ा सा ये कोशिश करता हूँ कि ज़रा जल्दी काम हो जाए, वरना इतनी बुरी है नहीं। ठीक है, मूविंग फर्दर ऑन। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द कार 4 seconds आफ्टर इट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट। स्पीड निकालनी है। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही करेंगे। एक्सेलरेशन कितनी है 1.5, फाइनल वेलोसिटी गाड़ी की नहीं पता, इनिशियली शुरू 25 से की थी। शुरू कहाँ से की है? 25 मीटर पर सेकेंड से शुरू की है, और टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड लगा बेटा। 4 times 1.5 एंड एड इट विद 25, योर वैल्यू ऑफ स्पीड विल बी 31 मीटर्स पर सेकेंड। मूविंग फर्दर ऑन, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा सवाल है। अ स्काई डाइवर jumps from a stationary balloon. His initial downward acceleration is 10 meter per second square. Figure 1.1 shows the direction of the air resistance and the weight of the skydiver. The mass of the skydiver is 16 and the weight is 600. Definitely explain using idea about the forces why the initial downward acceleration is 10 meters per second square. Now it comes to the free fall. क्या था फ्री फॉल में भाई? इनिशियली जब एक चीज फॉल करती है, इट्स फ्री फॉल ना, उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, दैट इज द वेट। तो एक्सप्लेन यूजिंग आइडिया अबाउट द फोर्सेस व्हाई द इनिशियल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इज 10। इनिशियली देयर इज नो air resistance acting on the object, acting on the person, or acting on the skydiver. So he is accelerating. He is accelerating. ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई वो नहीं है, रेजिस्टेंस एक्ट नहीं करती, तो वो एक्सेलरेट करे 10 मीटर पर सेकेंड से। बस ये इसका आंसर है, दैट्स प्रीटी मच इट। 2 नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द पैराशूट ओपन्स द स्काई डाइवर एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड एक्सेलरेशन फॉर द शॉर्ट टाइम, एक्सप्लेन व्हाई। यार इतना बड़ा एरिया हो गया,
जब पैराशूट ओपन की एरिया बहुत बड़ा हो गया, जब एरिया बहुत बड़ा हो गया तो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा एक्ट करेगी, और जब एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा एक्ट करेगी तो उसको एक, जिसे कहते हैं अपवर्ड एक्सेलरेशन, या उसको उसके मोशन में डिसेलरेशन कह लो। तो व्हेन द पैराशूट ओपन्स द स्काई डाइवर एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड एक्सेलरेशन फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक्सप्लेन व्हाई, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज्ड लॉट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज अपवर्ड्स, ठीक है, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट कर दिया, दिस इज परफेक्ट आंसर। द टोटल फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द स्काई डाइवर इन द ओपन पैराशूट चेंजेस विद देयर स्पीड, ठीक है, टोटल फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन दिस का, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक इन्होंने ग्राफ दे दिया, बोला एयर रेजिस्टेंस स्पीड ग्राफ है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, ठीक है, बट एक रिलेशनशिप है। आफ्टर द पैराशूट ओपन्स द स्काई डाइवर स्लोज डाउन टू अ टर्मिनल वेलोसिटी, द वेट ऑफ द स्काई डाइवर इज 600 न्यूटन, डिटरमाइन द टर्मिनल वेलोसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, टर्मिनल वेलोसिटी, चिंग चिंग, क्या था टर्मिनल वेलोसिटी? जब वेट और एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाए, वेट कितना है 600, तो टर्मिनल वेलोसिटी पे एयर रेजिस्टेंस भी कितनी होगी, 600 होगी। तो 600 एयर रेजिस्टेंस पे अपनी जो भी स्पीड होगी, दैट स्पीड विल बी दी स्पीड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस 600 पे वेट और एयर रेजिस्टेंस बैलेंस हो जाएंगे, तो स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड है, जो क्या है उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, क्योंकि वेट और एयर रेजिस्टेंस बैलेंस हो जाते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पे। अच्छा, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्काई डाइवर व्हेन द स्पीड इज 5.x, व्हेन द स्पीड इज ओके। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्काई डाइवर व्हेन द स्पीड इज 5.5। बेटा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थोड़ा सा जहन लग रहा है। 5.5 मीटर पर सेकंड पे मैंने जो है रिजल्टेंट फोर्स निकालनी थी, मैंने सबसे पहले एयर रेजिस्टेंस निकाली, जो मेरे पास 5.5 पे अराउंड 700, 20 40 60 80 700 720 आ रही है, ठीक है। 720 न्यूटन्स मेरी एयर रेजिस्टेंस है, वेट अभी भी 600 है, क्योंकि वेट तो चेंज नहीं होगा ना यार, वेट क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी, मास और ग्रेविटी सेम है। तो रिजल्टेंट फोर्स अपने पास 120 न्यूटन की आ जाएगी, जो इस सिचुएशन में रिजल्टेंट फोर्स होगी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बेटा। ओके जी, Figure 1.1 shows an archer firing an arrow at a target during the competition. The arrow has a mass of 0.018 kilograms. ठीक है जी, as an initially as rest, ठीक है, initial velocity 0 है. The arrow leaves the bow 0.1011 second after the bow string is released. When it leaves the bow, the velocity of the arrow is 95. The average acceleration for the arrow during this second. अच्छा जी, ठीक है, कुछ भी नहीं बोल रहा है कि यार एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब वो बोझ से निकला तो उसकी वेलोसिटी 95 थी, जब शुरू किया तो 0 थी। एक्सेलरेशन निकालनी, फाइनल वेलोसिटी 95, इनिशियल 0, टाइम 0.011। बेटा 95 डिवाइड कर देंगे हम लोग इसकी वैल्यू से 0.011 से, हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाएगी दैट्स अबाउट 8636 है। तो 8600 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर करता हूँ उसको, ठीक है। ये मेरी बात इतनी बड़ी क्यों आ रही है यार, एक्सेल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, यही होगी बेटा। ये हमारे पास A1 हो गया 11 का, मेरी जो एक्सेलरेशन आ रही है वो आ रही है 8600, ठीक है। The average force exerted on the arrow during the first 0.011 seconds। अच्छा जी, F इज इक्वल्स टू ma है, ठीक है जी। फोर्स निकालनी है, मास 0.018 है, एक्सेलरेशन यू ऑलरेडी फाउंड 8600। तो आपने बेटा जो है 0.018 टाइम्स 8600 करना है, एंड योर एक्सेलरेशन विल बी 154.8 न्यूटन्स। फोर्स विल बी 154.8 न्यूटन्स, ठीक है जी। 148 है, सॉरी।
ठीक है, मूविंग फर्दर ऑन. In practice, the force exerted on the arrow gradually decreases to zero during the time. Sketch the possible speed time graph for the arrow as it is being fired. अच्छा जी, प्यारा, बस बहुत प्यारा सवाल है. F इज इक्वल्स टू एम ए. क्या बोल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता फोर्स कम हो रही है. क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के, तो फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगी. एक्सेलरेशन कम होने का मतलब है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. तो स्पीड टाइम ग्राफ पे जो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कर्व बनता है, इट्स प्रीटी मच लाइक दिस. तो हमारा जो कर्व बनेगा, सॉरी 95 तक जाएगा, तो ये हमारा जो कर्व है यहाँ तक जाएगा 95 और 0.1 तक, और इवेंचुअली ज़ीरो हो जाएगी तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. ठीक है, एक्सेलरेशन ज़ीरो. ये हमारे पास जो है फोर्स का ग्राफ बनेगा, क्योंकि एज एक्सेलरेशन डिक्रीजेस फोर्स, वो एज फोर्स डिक्रीजेस एक्सेलरेशन डिक्रीजेस.